नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका कानून में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। भारत के संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं। सम्मान और न्यायपूर्ण जीवन जीने का हक सभी को हमारे संविधान ने दिया है, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में लोगों को न्याय से वंचित रहना पड़ता है। लोगों तक न्याय की पहुंच बढ़े और उन्हें वांछित अधिकार मिले, इसके लिए सरकार लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता देती है। हमारे खास कार्यक्रम आपका कानून में भी हम आपको आपके कानून से रूबरू कराएंगे। क्या हैं आपके अधिकार, कैसे पा सकते हैं आप न्याय, और आपकी मदद के लिए सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं। हमारे साथ होंगे कानून जगत के एक्सपर्ट्स जो आपकी समस्याओं का समाधान आपको बताएंगे। अगर आपके साथ किसी तरह की नाइंसाफी हो रही है या आपको आपका हक नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको वो मंच देंगे जहां से आप कानून के जानकारों से सीधे संवाद कर आगे की राह तय कर सकते हैं। और इसके लिए आप राज्यसभा टीवी से जुड़े, हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 011-230-94013 और 011-230-94014। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aapkakanun.rstv@gmail.com। और इसके अलावा यूट्यूब और ट्विटर के जरिए भी आप हमें अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अपनी जरूरत के लिए आप बाजार से कई तरह के सामान लेकर आते हैं। वो सामान अच्छी गुणवत्ता का हो, इसके लिए आप बेहतर से बेहतर ब्रांड पर पैसे खर्च करते हैं। आप पैसे देते हैं और दुकानदार उसके बदले सामान। बाजार के इस रिश्ते को क्रेता और विक्रेता का नाम दिया जाता है। क्रेता यानी उपभोक्ता और उपभोक्ता यानी आप और हम। बाजार का ये रिश्ता आपसी ईमानदारी पर टिका होता है, लेकिन कई बार विक्रेता वो सामान नहीं देता जिसका वादा उसने किया था, जिससे ग्राहक का विश्वास टूटता है। ऐसे में एक उपभोक्ता के कानूनी अधिकार क्या हैं? क्या आप मैन्युफैक्चरर, डीलर या रिटेलर को खराब सेवा के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ग्राहकों को क्या अधिकार दिए गए हैं? कंज्यूमर कोर्ट से आपको क्या राहत मिल सकती है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। ग्राहक के तौर पर अगर आप भी परेशान हैं तो कानूनी समाधान जानने के लिए आप संपर्क करें। हमारे नंबर्स लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। तो आज जो कानून जगत के एक्सपर्ट्स हमसे जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपको मिलवा दूं। हमारे साथ संग्राम पटनायक हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। हमारे साथ स्मिता शंकर हैं, पूर्व सदस्य CDRF की, और PN तिवारी हैं हमारे साथ जो सदस्य हैं उपभोक्ता न्यायालय दिल्ली के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे शो आपका कानून में। और हम सबसे पहले एक छोटी सी चर्चा करना चाहेंगे कि भारत में उपभोक्ता जो है उसके अधिकारों के संरक्षण की जब हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है। हालांकि सरकार जागो ग्राहक जागो के तहत बहुत जागरूकता फैला रही है। कानून की बात करें तो पटनायक सर, आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह से देखा जा रहा है इसे और किस तरह की दिक्कतें भी पेश आती हैं। हमारे देश में कानून की कमी नहीं है। उपभोक्ता के लिए जो कानून है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जब आया था, यही कारण से आया था कि उपभोक्ता कहाँ जाए, किस कचहरी में खटखटाए अपना ग्रीवेंसेस लेके। अल्टीमेटली जब ये एक्ट आया, कहीं ना कहीं पर देखा गया है कि ये एक्ट में जो इन्फोर्समेंट, सपोज मैं एक ऑर्डर लेने के बाद भी आज एनफोर्स नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसमें मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, ये कमी है। बट जब कानून आगे आता है, लाइक एक ह्यूमन बीइंग का जब एज चेंज होता है, कानून का भी नेचर चेंज होता है। इन द सेंस रिक्वायरमेंट जो होता है सोसाइटी का अलग हो जाता है। सपोज आज एक आपने टीवी बेच रहे हैं, आज एक आपने फ्रिज बेच रहे हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, तो उसमें कुछ कमी मिल जाता था। पहले आपने जाएंगे मैन्युफैक्चर का कमी है या नहीं है, बट आज के दिन में अगर ये अमेंडमेंट अप्लाई हो जाता है 2019 वाला, उसमें ट्रेडर भी इंक्लूडेड होगा। सो द कंपनसेशन जो है, देखिए मैंने इसीलिए बोल रहा था कि जो कानून है समय की, मतलब सपोज जैसे कहा ठीक है 1986 का कानून और आज के कानून में जमीन आसमान की फर्क है। और ये क्यों हुआ है? उपभोक्ता के लेके, मतलब उनको डोर स्टेप में उनको जस्टिस मिले, इसलिए कानून आ रहा है और आते भी रहेगा। तो इसलिए मैंने ये बोलना चाहूंगा कि जो कानून है आज के दिन में, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए ये जो अमेंडमेंट आया है, ये अगर इंप्लीमेंट हो जाता है, मेरे को लगता है कि शायद उपभोक्ता के लिए गोल्डन डे होगा। वो कहीं पर धक्का नहीं खाएगा कि सिविल कोर्ट जाएगा, एविडेंस देगा। यहाँ पर सपोज फॉर एग्जाम्पल और एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा।
जो ई कॉमर्स है ना, हमने आज ये लॉयर प्रैक्टिस करते हैं, हमने ये ग्राउंड लेते हैं कि ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन आपका, सपोज दिल्ली में मैं एक फ्रीज खरीदता हूँ फलाना साइट से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और कल डिफेक्ट निकलता है जी। तो सो ई कॉमर्स का जो ऑफिस है, सपोज मुंबई में है, न्यूयॉर्क में, कहां पर भी, ये उपभोक्ता जा नहीं सकता है, पैसा नहीं खर्चा कर सकता है। तो इसलिए जो कानून जो चेंज हो रहा है आज के दिन में या होने वाला है, तो उसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको जहां पर आपका जुरिडिक्शन बनता है वहां पर जाके आपने कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट फाइल करेंगे। उससे अच्छा और क्या हो सकता है कि इसका मतलब है आपको डोर स्टेप में आपको जस्टिस मिल रहा है। बिल्कुल, कानून है मौजूदा और अब उसमें और तब्दीलियां आ रही हैं, जैसा कि आपने बताया। स्मिता, आप क्योंकि CDRF में रही हैं, जो नेचर ऑफ केसेस हैं वो आपने बड़े पैमाने पर देखी हैं, लेकिन फिर भी एक आम उपभोक्ता जो है वो अगर ठग लिया जाता है तो ज़्यादातर मन महसूस के रह जाता है, कोर्ट तक नहीं पहुँचता। सही बात। क्या वजह है इसके पीछे माने? एक तो मैं कहूँगी कि शायद उसको जानकारी नहीं है। अभी तो काफ़ी जागरूक हो गए हैं उपभोक्ता, फिर भी एक उपभोक्ता को ये लगता है कि मान लीजिए उसने बहुत ही नॉमिनल अमाउंट का कुछ सामान खरीदा है जिसमें कुछ खराबी निकल आई है या उसके सेटिस्फैक्शन का नहीं है, तो वो सोचता है कि इतने अमाउंट के लिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों करूं, इतनी ज़्यादा किसी फोरम में जाने की तकलीफ क्यों उठाऊं। तो कहीं ना कहीं वो इस कारण से बहुत सारे उपभोक्ता नहीं आते हैं, ये सोच के कि वहाँ जाना मुश्किल है या उनको समय लगेगा कोई भी उसका रिजल्ट आने में। तो पॉसिबली इस एक हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जागरूक भी नहीं है बहुत लोग, उन्हें ये नहीं पता कि हमने अगर कोई सामान खरीदा है तो एक उपभोक्ता होने के कारण उनके अधिकार है कि वो कितनी ही मामूली अमाउंट का सामान क्यों ना हो, फिर भी वो कोर्ट में फोरम में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आपका इतने ही अमाउंट का होगा तभी आप केस कर सकते हैं या आप कोर्ट आ सकते हैं। एक तो ये भी है, और दूसरा कुछ एक तबका ऐसा है कि जो उन्हें लगता है कि जाएंगे तो हमें वकील करना पड़ेगा, हमको लिख के दरियाफ्त करनी पड़ेगी। तो ये सारे मिथ हैं, ये सारी गलतफहमियां उनके दिमाग में जो कि कहीं ना कहीं उनको रोकती हैं, या किसी का कोई एक्सपीरियंस हुआ हो जो उनको मना कर दे कि आप नहीं जाइए। तो ये कुछ एक कारण मुझे लगते हैं कि शायद ये उनकी नज़र में होते होंगे कि वो तुरंत कंज्यूमर कोर्ट नहीं जाते। PN तिवारी जी, आप भी उपभोक्ता न्यायालय के सदस्य हैं, ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चुनौतियां क्या है न्यायालय की, क्योंकि हम जब केस स्टडी कर रहे थे, जो हम आगे दिखाएंगे अपने दर्शकों को, तो लोगों का ये कहना था कि वक्त बहुत लगता है और ना जल्दी आपको हर्जाना मिलता है, ना आपका रिपेयर या रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट हो पाता है। तो क्या ये चुनौतियाँ हैं न्यायालय के सामने कि मामलों का निपटान कैसे जल्दी करें? जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। देखिए, कानून के तहत तो 90 दिन करते हैं, मतलब 3 महीने में केस आपका डिस्पोज हो जाना चाहिए जी। लेकिन समय जो है 2, 3, 4 इवन 5 साल तक लग जाते हैं। क्यों लगते हैं? ये कारण है जी कि कई जगह पे केसेस बहुत ज़्यादा हैं, समय हमारे पास सीमित होता है जी। अगर आज मैं 70-80 केसेस पर डे डील कर रहा हूँ, कल को नया कानून आ रहा है उसमें ये 5 गुना बढ़ रहा है, क्योंकि आज फोरम की लिमिट 20 लाख है जी। 20 लाख के केसेस मतलब वहां तक आ रहे हैं। कल मेरी जो जुरिडिक्शन, पिक्यूनरी जुरिडिक्शन 1 करोड़ की होने वाली है। बिल्कुल मान के चले कि केसेस हमारे पास 5 गुना बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारा समय तो उतना ही है काम करने का। तो कई ऐसी चीज़ें रिक्वायरमेंट है जिसके लिए कि सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा, किस तरह से हम डिसेंट्रलाइज करें प्रोसेस को। अल्टीमेटली एम क्या है? उपभोक्ता को बहुत जल्दी न्याय मिले, राहत उसे जल्दी राहत मिले, उसे महसूस हो कि मुझे अगर मैंने ये सामान लिया या मैंने ये सर्विसेज ली तो मुझे वाकई में फ़ायदा हुआ। ये ज़रूरी नहीं है कि सर्विस ली वो सारी सर्विस में आपको हर जाना मिले, क्योंकि वो हर एक के प्रावधान अलग अलग हैं। जी बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ अब कॉलर्स जुड़ने लगे हैं। वैसे भी धनतेरस, दिवाली का समय, बहुत ज़्यादा शॉपिंग होती है, ख़रीदारी लोग करते हैं, महंगी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें लेकर आते हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, आइए उनको शामिल करें हमारे साथ। जी पूछिए अपना सवाल। चरण देव है हमारे साथ चंडीगढ़ से, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। मैम ऐसा है कि मैंने ना 2017 में गैलेक्सी A7 सैमसंग का ये फोन लिया था जी, और इसमें ये स्पेशल रिकमेंडेड था कि ये वाटरप्रूफ है। ठीक है जी। और वाटरप्रूफ होने के बावजूद क्या हुआ कि उसी साल, मतलब 1 साल के अंदर ही अंदर, जिस टाइम गारंटी पीरियड होता है, इसके अंदर वाटर मतलब वो कि इसमें वाटर शो करने लगा कि ये इसमें मतलब वाटर है जी। मैं उसको चार्ज नहीं कर सकता। अच्छा, मैंने चार्जिंग पोर्ट पे लगाया, उसका वो सड़ गया क्योंकि उसमें मतलब ये अंदर वाटर शो कर रहा था।
अच्छा मैंने सर्विस स्टेशन में दिया, उन्होंने उसको रिपेयर करके दे दिया, ठीक करके दे दिया जी बस। नेक्स्ट ईयर मैम अब वो गारंटी पीरियड जा चुका था, नेक्स्ट ईयर मैम फिर वही प्रॉब्लम आ गई जी। यानी कि हाँ अब आप चाहते क्या हैं? मैम अब ये देखिए ना, इसमें मैंने 32,500 का फोन लिया, 32,500 का, और उस पे स्पेशल रिकमेंडेड था कि ये वाटरप्रूफ है। वाटरप्रूफ होने के बावजूद ये मैम जैसे ही ये बारिशों का सीजन आता है ना, ये 3 महीनों का। चलिए हम समझ गए, यानी कि जो फीचर्स प्रॉमिस किए गए थे उन्हें वो इनके प्रोडक्ट में नहीं है। स्मिता, आप कैसे देखती हैं इस केस में, क्या ये कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं? जी, ये बिल्कुल कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि जो इनको जैसे आपने कहा फीचर्स जो प्रॉमिस थे वो यहाँ नहीं है। डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट की कहीं ना कहीं ये बात आती है, और वाटर लॉगिंग कहते हैं कि नहीं होगी और ये हो गई है, तो इट इटसेल्फ शोज, ये अपने आप ही जाहिर करता है कि जो प्रॉमिस किए गए हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। इस बीच में उनका वारंटी गारंटी पीरियड भी निकल चुका है, तो डेफिनेटली इनको कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट जाने का ये मतलब नहीं है कि उसमें भी स्टेप्स होते हैं कि पहले कोशिश की जाती है कि रिपेयर किया जाए चीज़ को, जो कि ये करवा चुके हैं, उसके बाद रिप्लेसमेंट, उसके बाद रिफंड की बात आती है। कोर्ट इसी तरह से सोचता है। और ये किस चीज़ से सेटिस्फाई होंगे उनको ये भी बताना चाहिए, और कितना टाइम हो गया यूज़ किए हुए, एक डिप्रिशिएशन भी हो जाता है चीज़ का। तो उन सबको रखते हुए फिर तो आगे जैसे केस चलेगा समझ में आएगा, लेकिन इनके ग्राउंड्स बिल्कुल बनते हैं, इनको जाना चाहिए। बिल्कुल। एक और कॉलर जुड़ गए मध्य प्रदेश से हमारे साथ, हेमंत हैं। हेमंत जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी हेमंत जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, मैं मोहम्मद सिंह लोधी। जी मैम, मैंने कुछ चांदी का सामान लिया था मैडम, 400 ग्राम, वो नकली निकल गया मैम, वो फिर नहीं रहा है मेरे पास में, वो भी है, बिल भी है मैम। आपने सामान का बिल लिया था? जी मैम। जी संग्राम, आप बताइए इन्हें, यहाँ पर सीधा सोने चांदी की शुद्धता को लेकर सवाल है। अगर नकली चीज़ निकले तो फिर क्या करना चाहिए? अगर ये नकली है उसमें शायद कोई क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है नकली है, बिल है, आपने ओरिजिनल का प्राइस दिए है, तो आपका कंज्यूमर फोरम में आपने जा सकते हैं बेझिझक। सेकंड, आपको ये बस देखना पड़ेगा कि हाँ ठीक है आपने उसके लिए, हाँ ठीक है, जैसे कि कोर्ट कचहरी में 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, वहाँ पर वो बताया जाएगा, क्योंकि जब दूसरे साइड को अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो भी अपना पक्ष रखेगा कि हाँ ठीक है ये जेन्युइन था या मैं डुप्लीकेट का प्राइस लिया हूँ, तो वो दूध का दूध पानी का पानी वहीं पर हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपने जेन्युइनली एक प्राइस दिए हैं, उसका मुताबिक आपको प्रोडक्ट नहीं मिला है, आपको कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। जी पीएन तिवारी जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि कंज्यूमर कोर्ट जाने का इनका अधिकार बनता है, सीधे तौर पर प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले एक उपभोक्ता क्या करे? देखिए, जैसे कि अभी ये केस की बात कर रहे हैं हम, तो उन्होंने कहा कि पैसे देके कुछ नकली सामान उन्हें मिल गया, तो ये सर्टिफिकेशन जरूरी है। अगर मुझे कुछ सामान गलत मिला है या उस स्टैंडर्ड का नहीं मिला है, तो उपभोक्ता कानून के तहत जो उपभोक्ता है उसे अपना केस स्वयं प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये प्रोडक्ट मेरा गलत है, डिफेक्टिव है या नकली है या उसके हिसाब से नहीं है। ठीक है, अब दूसरी पार्टी तो अपने हिसाब से रखेगी, लेकिन केस में उपभोक्ता को ही सिद्ध करना है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो गलत है। उसके लिए उसे, जैसे अगर इसी केस का हम एग्जांपल लें, तो सर्टिफिकेशन हमें चाहिए होता है कि जो भी हमने लिया है, कैरेट में है, ग्राम में, जो भी है, उसको मैं फिर उसी हिसाब से जो गवर्नमेंट के वैल्यूअर हैं, जो स्टैंडर्ड ग्रेड देते हैं, उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उस बेस पे हम आके कोर्ट में कहेंगे सर मेरा तो इन्होंने ये प्रॉमिस किया था और ये निकला है जिससे कि ये गलत है, तो प्रूव करना पड़ेगा उपभोक्ता को। जी बिल्कुल। चलिए हम कानून की बात करें। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान खरीदता है वो उपभोक्ता है। आज उपभोक्ता जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक दाम, कम नापतौल, अशुद्धता जैसी समस्या को झेल रहा है। तो आइए जानते हैं कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भारत में फिलहाल यानी मौजूदा समय में क्या कानून है। तो आप देख सकते हैं कि हानिकारक सामान और सेवाओं की बिक्री के लिए सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, और
इसके साथ विचार करने के लिए बनाए गए विभिन्न मंचों पर प्रतिनिधित्व का अधिकार है उपभोक्ता को, साथ ही शोषण के विरुद्ध निपटान का अधिकार भी उसे है और सूचना संपन्न उपभोक्ता बनने के लिए जो ज्ञान है वो पाने का अधिकार भी उसे है, और अगर उसके साथ अन्याय हुआ है तो वो आवाज़ उठा सकता है। इसके अलावा शिकायत करने के लिए वो क्षतिपूर्ति के लिए भी मांग कर सकता है, और राशि 20 लाख रुपए से कम है तो ज़िला फोरम में वो शिकायत कर सकता है। और इसी तरह से राज्य स्तर पर भी अपील कर सकता है। राशि अगर 1 करोड़ रुपए अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग के सामने शिकायत दर्ज कर सकता है। और वेबसाइट के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं कि जहां जाकर वो शिकायत कर सकते हैं। ये तमाम अहम पहलू हैं इस कानून के, जिसमें उपभोक्ता के अधिकार की रक्षा की गई है। जो वेबसाइट है वो www.fcamin.nic.in है। इस पर सभी पते उपलब्ध हैं देश में। सादे कागज़ पर उपभोक्ता जो है वो शिकायत कर सकता है, और शिकायत के आरोपों के समर्थन में दस्तावेज रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें बिल है, सर्टिफिकेशन है, ये तमाम चीज़ें, और साथ ही जो प्रमाणिक एजेंट है उसके हस्ताक्षर भी होने चाहिए। ये आपके दावे को पुख्ता करते हैं कोर्ट में। तो ये अहम बातें हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के। हम आपके कॉल्स लगातार ले रहे हैं, हमारे नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, आप हमें कॉल करते रहिए। हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं आपको समस्या का समाधान बताने के लिए। लेकिन आइए कुछ हम केस स्टडी की बात करें। कहते हैं कोई भी सामान खरीदने से पहले ग्राहक को खुद सतर्क रहना चाहिए। हर खरीदार दुकानदार से तसल्ली बख्श होकर ही सामान की कीमत का भुगतान करता है, लेकिन अगर सामान घर लाते ही काम करना बंद कर दे या इस्तेमाल करने में परेशानी हो तो आप क्या करेंगे? दुकानदार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर दोष मढ़ते हैं। किससे शिकायत करें और कहां सुनवाई होगी? समाधान तलाशने में उपभोक्ता ही चक्कर काट रहे होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसा ही मामला। करीब 2 साल तक अपने खराब फोन के लिए कानूनी लड़ाई जिन्होंने लड़ी। ये हैं दिल्ली के दयालपुर के रहने वाले चेतन शर्मा। साल 2012 में इन्होंने एक फोन खरीदा था जिसकी कीमत 10,000 रुपए थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही फोन खराब हो गया, जिसकी शिकायत दुकानदार, सर्विस सेंटर और कंपनी के मैनेजर तक को की गई, लेकिन 1 साल तक कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर इन्होंने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की और कंपनी को लीगल नोटिस भेजा। एक फ़ोन परचेज़ किया था और लेने के 10 दिन के अंदर अंदर उसमें अलग अलग डिफेक्ट नज़र आए मुझे, जैसे कि फ़ोन बात करते समय इनकमिंग आउटगोइंग आवाज़ आना बंद हो जाना, और टच में भी प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत। तो मैंने सोचा माइनर सी प्रॉब्लम है, दिखा लेते हैं। सर्विस सेंटर पे मैंने पहले बलजीत टेलीकॉम पे विजिट किया, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया आप सर्विस सेंटर जाइए, हमारे एंड से नहीं होगा। उन्होंने मुझे एड्रेस प्रोवाइड किया लाजपत नगर टेक्नो केयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का। वहाँ मैं पहुँचा, उन्होंने कहा ठीक है सर, हैंडसेट सबमिट होगा आपका, आप दे दीजिए इसको, 2 से 3 दिन लगेंगे, हम इसको ठीक कर देंगे। तो काफ़ी टाइम बीतने के बाद उनका कोई एक्शन नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया कि फ़ोन हम चेक कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन पे रखा हुआ है, ठीक करेंगे, चेक करेंगे, ऐसा चलता रहा। मैंने फिर उनको कंज्यूमर फोरम में फिर फ़ोन किया, उन्होंने कहा नहीं हुआ कुछ। मैंने ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, आप उनको नोटिस भेजो दोबारा, रिमाइंडर, और 15 दिन का अल्टीमेटम देके भेजना कि 15 दिन के अंदर दो, अदरवाइज मैं लीगल एक्शन लूँगा, जो भी होगा बेस्ट। फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर मुझे मजबूरन केस उसका फाइल करना पड़ा। वहीं चेतन के वकील भूपेश चांदना ने बताया कि लीगल नोटिस भेजने के बाद कंपनी पर उपभोक्ता अदालत में केस चला, जिसके बाद चेतन को कंपनी ने मोबाइल के पैसे तो वापस किए ही, साथ में मानसिक उत्पीड़ना और कोर्ट के खर्चों के पैसे भी लौटाए। एक कंज्यूमर ने अगर कोई कंप्लेंट फाइल किया और आपके पास कंप्लेंट लॉज करता आ रहा है कंटिन्यूस, और आपके पास जॉब शीट है, आपने फ़ोन भी आपने उनका डिपॉजिट किया हुआ है, फिर भी आप उसको रिपेयर करके नहीं दे रहे, उसको ठीक नहीं दे रहे, उसको रिप्लेस करके नहीं दे रहे विद इन वारंटी, और इवन आउट ऑफ वारंटी आप ही के पास पड़े आउट ऑफ वारंटी हो गया। देन वी मूव द कोर्ट एंड कोर्ट फाइंड कि भाई सोनी इंडिया वाज डेफिशिएंट एंड सोनी इंडिया वाज आल्सो पेनलाइज्ड अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द फोन, दे वर बर्डन्ड विद द कॉस्ट एंड कंपेंसेशन अराउंड 7,000। तो कंज्यूमर गेट 17,000 in the replacement of mobile costing of rupees 10,000.
चेतन ने तो अपनी लड़ाई लड़ी और पैसे वापस लिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां ग्राहकों को गलत सामान देकर कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। वहीं सरकार की जागो ग्राहक जागो मुहिम और उपभोक्ता फोरम की मदद से ग्राहकों के अधिकार की रक्षा भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से, चंद्रेश हैं। चंद्रेश जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार, पूछना जानकारी है लेना था। मैं 2018 जुलाई में गाड़ी लिया था, मारुति सुजुकी आर्टिका जी। गाड़ी अभी 14 अगस्त को मेरी एक्सीडेंट हो गई। एक्सीडेंट बाद मैंने एजेंसी में भेजा, वहाँ 0 पेड इंश्योरेंस था गाड़ी का। हमें बोला गया कि आपको गाड़ी 2 महीने के अंदर बन के मिल जाएगी। डेट दिया गया 18 अक्टूबर। अभी उसके पहले मैं जब कॉल करता तो बोलते 2-4 दिन मिल जाएगी। डेट जो डला उसके पहले आपको मिल जाएगी। अभी तक गाड़ी मेरी मिली नहीं जी। तो क्या मैं इसको क्लेम कर सकता हूँ? मेरा पैर भी फ्रैक्चर है, मैं गाड़ी किराए पे लेके जाता हूँ, किस्त भी खड़ी गाड़ी का दे रहा हूँ। क्या मैं उपभोक्ता फोरम जा सकता हूँ? जी, पीएन तिवारी जी, आप इस पर समाधान दें। देखिए, ये जो बता रहे हैं गाड़ी 2008 की है जी। 14 के बाद इनको डिफेक्ट आए, सर्विस के लिए दिया, ठीक है, ये तो प्रिज्यूम्ड है कि आउट ऑफ वारंटी है, जो सर्विसेज होगी पेड होगी इनकी। लेकिन इसमें जो खामी आ रही है वो जो वर्कशॉप है, अब उन्होंने इतने टाइम, जो जब भी जॉब शीट बनेगी टाइम दिखाया कि टेंटेटिव डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब हम इस समय तक आपकी गाड़ी ठीक करके दे देंगे जी। लेकिन अगर उसके बाद भी वो डिले हो रहा है, हफ्ता भी नहीं, महीने नहीं, काफ़ी टाइम निकल गया, नेचुरली जो उसका मालिक है उसकी मानसिक पीड़ा भी बढ़ रही है। तो इस तरह से ये उनकी एक सर्विस डेफिशिएंसी, मतलब उनकी जो सेवा में जो खामी है जी। वो यहाँ दर्शाती है। तो यहाँ पे ये सिर्फ आएंगे सेवा की खामी के तहत जी। और इसके लिए ये अपना जो भी अपना रिड्रेसल है, जो अपना ये ले सकते हैं वहाँ से। तो फोरम में जाकर के इसके विषय में इन्हें पूरे अपने दस्तावेज रखने पड़ेंगे, फैक्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, उसके मेरिट के हिसाब से केस का डिवीज़न होता है। बिल्कुल, हमारे पास मेल भी आ रहे हैं और हम ई शॉपिंग पे चर्चा कर रहे थे। एक सवाल है कि इन्होंने चाइनीज़ वेबसाइट से एक प्रोडक्ट ख़रीदा और प्रोडक्ट जो दिखाया गया था वो नहीं मिला। ये बहुत ही आम समस्या है आजकल संग्राम, जब ई शॉपिंग की हम बात करते हैं। लेकिन कैसे इन मामलों में शिकायत की जा सकती है या राहत पाई जा सकती है? ई शॉपिंग जो है ये कल का रियलिटी है। लोग शायद बाजार मार्केट नहीं जाएंगे, दिवाली में कुछ खरीदने के लिए ई शॉपिंग करेंगे। बट अगर ये जो है ये तो धोखाबाजी है। क्या ठीक है, आपने जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, वो सप्लाई नहीं कर रहे हैं जी। तो उसमें 2 लोग आंसरेबल होंगे। डैमेजेस किसका पर फैशन होगा वो कंज्यूमर फोरम ने डिसाइड करेगा। एक है मैन्युफैक्चरर, सेकंड है सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज द ट्रेडर। सपोज कोई ई कॉमर्स साइट है जी। और मैं कुछ प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उसमें, और मैं ये बोलता हूँ कि इस प्रोडक्ट है, सपोज ए कंपनी बी कंपनी का प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, तो उसमें ये दिखा जाएगा अगर मैं क्लेम कर रहा हूँ बी कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, वेदर मैं बेच रहा हूँ या नहीं। अगर नहीं बेच रहा हूँ तो मैन्युफैक्चरर का कंसेंट था कि मैंने ये डुप्लीकेट बेच दूँ। अगर नहीं था देन द ट्रेडर इज लायबल। तो ट्रेडर का जो लायबिलिटी है, जो फैशन किया गया है, क्या ठीक है, कल अगर तुमने गलत चीज बेच रहे हो तो तुम ही लायबल हो, नॉट दैट कि मैन्युफैक्चरर लायबल हो। नंबर 2, आपको जाना नहीं पड़ेगा, जो मैं बता चुका हूं कि आपने दिल्ली में रह रहे हो दिल्ली में फाइल कर सकते हो, मध्य प्रदेश में रह रहे हो मध्य प्रदेश में फाइल कर सकते हो। एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा सर, आपने जो बोले, जो 210 में जो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है जी। डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस में क्या है कि आपका देखा जाएगा, जो अभी जो पिछले वाला जो क्वेश्चन था जी जी। तो मैंने सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं आज ए सर्विस प्रोवाइडर ऑफ मारुति। सपोज मैं एक सर्विस प्रोवाइडर, मेरे को सर्विस करना था, मैं कर नहीं पाया। जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कंपनी नहीं हो सकता है या हो सकता है, बट ये सर्टेनली जहां पर आपने कार दिए हैं कि 2 महीने में देना है, उसको रिपेयर करके वो दे नहीं पाया, तो उसका लायबिलिटी बनेगा अंडर 210 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, नॉट दैट कि मैन्युफैक्चरर का। बट इस केस में दोनों लायबल हो सकते हैं अगर मैन्युफैक्चरर का कंसेंट है कि आपने इसको बेचो, इट इज माई सेकंड क्लास प्रोडक्ट जी, तो दोनों लायबल हो सकते हैं जी। बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, आतिश हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश से। आतिश जी, क्या जानना चाहते हैं, पूछिए। आतिश जी पूछिए अपना सवाल।
चलिए हम आगे इनके कॉल को हम लेंगे। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि लाइबिलिटी किस पे बनती है, मैं स्मिता आपसे जानना चाहूँगी कि जब केसेस आपके पास आते हैं तो कई बार जैसे अगर शोरूम है, शोरूम से प्रोडक्ट आपको ख़राब मिला और उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरर पे शोरूम वाले लोग कहते हैं कि भाई उनका डिफेक्ट है, तो लाइबिलिटी कैसे इसमें तय होती है कि कौन कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इस पे लाइबिलिटी सभी की होती है। प्रोपोर्शन ऑफ लाइबिलिटी वेरी कर सकता है, लेकिन लाइबिलिटी सबकी। शोरूम जिससे वो प्रोडक्ट खरीदा गया, जिस कंपनी का प्रोडक्ट था वो कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है उसकी भी लाइबिलिटी बनती। और मान लीजिए वो प्रोडक्ट फर्दर कोई वर्कशॉप होती है उसकी या कोई रिपेयर शॉप होती है, जैसे अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें या मोबाइल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक गुड की बात करें, तो वो वर्कशॉप भी लाइबल होती है अगर उसके पास वो प्रोडक्ट कभी ठीक होने के लिए गया हुआ है। तो लाइबिलिटी इन तीनों की, और सिर्फ एक इसमें पार्टी नहीं बनती, ये तीनों को ही बनाना चाहिए, इन तीनों के ही। और कोई डीलर होता है बीच में, कोई और डीलर अगर उसमें इंक्लूड है तो उसकी भी उतनी ही लाइबिलिटी बनेगी। किस प्रपोर्शन में किसकी कितनी जिम्मेदारी बनती है वो जब एक केस चलता है और फोरम अपने आप डिसाइड करती है ऑन फैक्ट्स ऑफ द केस, तब वो पता चलता है कि किसकी लाइबिलिटी ज़्यादा या कम है। जिम्मेदारी सबकी बराबर। देखिए, एक मेल हमें आया है राजेश सिंघल का। इन्होंने बताया है कि 1 साल पुराना इनका फ़ोन है और कोई स्कीम इन्होंने लिया था, कंपनी का नाम मैं यहाँ पर नहीं ले रही, वो हैंडसेट के साथ वो स्कीम इनको इंश्योर्ड किया गया था। ये कह रहे हैं कि मुझे कोई अभी तक फ़ायदा नहीं मिला है और जितनी बार भी शिकायत दर्ज की है उस पर कोई रिस्पांस कंपनी की ओर से नहीं है। हमारे ज़्यादातर जो मेल्स आए हैं वो ये आए हैं कि हम अलग अलग फोरम पे शिकायत करते हैं, कंपनी को मेल तक करते हैं, उनके फ़ोन किया जाता है, लेकिन उस पर जब रिड्रेसल ना हो तब उनके पास क्या उपचार हैं? जी पीएन तिवारी जी। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो पर्टिकुलर जो मतलब एक वस्तु खरीदी गई, क्योंकि मैं यहाँ गुड्स की बात कर रहा हूँ, सामान की बात कर रहा हूँ, सर्विस की नहीं, तो वो सामान उसने खरीदा जिसका उसने अपना प्राइस या अपना पैसा दिया जी, लेकिन उसके साथ कुछ उसे स्कीम या कुछ उसे बेनिफिट मिला, तो ये देखना है कि उसकी शिकायत किस सामान के लिए, क्या वो फ्री जो लिया है उसके लिए कर रहा है या जो उसने असल रूप में जो सामान खरीदा है उसके लिए कर रहा है जी। तो ये दोनों चीजें उसे अलग करनी पड़ेगी। जो अगर बार्गेन प्राइस मतलब जो फ्री स्कीम में मिला है उस पे कोई खामी आती है तो उसके लिए तो लायबिलिटी नहीं बनेगी जी जी, क्योंकि उसके लिए कुछ कंसिडरेशन पे नहीं किया, उसने पैसा कुछ नहीं दिया है। अगर मूल जो चीज ली है उसमें कोई कमी है तो उसके लिए जिस कंपनी ने उसे बनाया है जी, वो लायबल होगी, लेकिन ये सिद्ध करना पड़ेगा उपभोक्ता को। ये उपभोक्ता को करना अभी पड़ेगा। तक जी इस चीज के लिए पुराने कानून में जब तक वो जॉब शीट शो नहीं करेगा, जो भी उनका ऑथराइज सर्विस सेंटर होगा या वर्कशॉप होगी, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि इसमें ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या ये कोई पर्टिकुलर पार्ट है वो रिप्लेस हो सकता है जी। ये नहीं है कि सिर्फ अगर खामी है तो पूरा प्रोडक्ट बदल दिया जाए, ऐसा प्रावधान नहीं है। प्रावधान वहीं पर है जहाँ की बनावट मतलब उस वस्तु के बनाने में ही खामी रह गई है जी, तब बदली जाएगी, अदरवाइज वो रिप्लेस की जाएगी और वारंटी पीरियड में। उसके बाहर है तो वो पैसा देगा उसके लिए। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आकाश हैं दिल्ली से। आकाश जी, क्या जानना चाहते हैं, पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मेरी मम्मी जी ने ग्रोसरी का सामान लिया था 2 दिन पहले, तो उन्होंने 92 रुपीज कम दिए। जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि आप 30 दिन बाद में फुटेज चेक करके बताएंगे हम आपको। और मैम 3-4 कस्टमर ऐसे और थे, उन्होंने बदतमीजी की मेरे से कि आप तो नहीं थे सीसीटीवी कैमरे में, और उन्होंने मम्मी जी को कहा कि इन्हें ही आना पड़ेगा बार बार। तो मैम ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? बात 92 रुपीज की नहीं है मैम। जी, चलिए हम आपका सवाल रखते हैं अपने पैनल के पास। जी स्मिता जी, कुछ बताना चाहेंगे आप? यहाँ पे मुझे लगता है कि पैसों के लेन देन को लेकर गलती हुई है, तो बिल क्या इनकी मदद कर सकता है, कैसे इंश्योर करें ये? नहीं, इन्होंने कहा कि जो बिल है उसमें इन्होंने पैसे इनको वापस कम किए गए जी, तो वो तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन एरर हो गया। और बिल में अगर कहीं पीछे उन्होंने कहीं कोई मेंशन किया हुआ है कि बैलेंस है या कुछ इतना अमाउंट है, तब कुछ बात इनकी हो सकती है। प्रोडक्ट जो इन्होंने खरीदा, अगर उस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत हो तो कर सकते हैं। व्यवहार शॉपकीपर का कैसे रहा, ऑब्वियसली कॉर्डियल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए।
लेकिन उसके लिए उपभोक्ता फोरम आने का मुझे इसमें कोई नहीं लगता। और ऐसी भी एक सिद्धांत है, बायर बीवेयर। Yes. आपको उसी वक्त काउंटर पर ही जरूर जोड़ लेने चाहिए कि आपको पैसे सही मिले हैं या नहीं, बाद में आप नहीं कह सकते उसको। वो प्रूफ कैसे, मतलब वो चीज़ें फिर डिफरेंट फोरम या डिफरेंट कोर्ट्स के लिए हो जाती हैं, कंज्यूमर कोर्ट के लिए नहीं है। बिल्कुल। महेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। महेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मैंने 6 मार्च को 2 पैकेट अपने दिल्ली से कपड़े के बुक कराए थे जी। हाँ जी, उसमें से एक ट्रांसपोर्टर ने मुझे दिया, दूसरा अभी तक नहीं दिया, वो बोला चोरी हो गया हुआ है जी। अभी तक। उसके लिए मेरे को वो आज रोज टहलाते हैं कि आज कल। तो सर मैं इसको क्या कर सकता हूँ मैडम? जी, क्या बताएंगे संग्राम इसमें? थेफ्ट का चोरी हो गया एक जो इनका पार्सल था, जो उनको सर ट्रांसपोर्टर कह रहा है, मुझे नहीं मालूम है जी। यहाँ पे मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर की लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्टर की यहाँ पर लाइबिलिटी बन रही है जी। ट्रांसपोर्टर की लाइबिलिटी बन रहा है अगर इन्होंने पेमेंट कर चुके हैं उस प्रोडक्ट के लिए और वो प्रोडक्ट आप इनका पास नहीं पहुंचा, ट्रांसपोर्टर बोला कि चोरी हो गया, तो ट्रांसपोर्टर 100% लाइबल है जी, उसमें कोई संदेह नहीं है। बट हाँ, उसके लिए आपने कंज्यूमर फोरम जाएंगे, ये कहीं ना कहीं पर ये क्वेश्चन जो है कि हाँ ठीक है, इट इज़ बेसिकली ये चीज़ क्या है कि हाँ ठीक है, आपने रिकवरी फाइल कर सकते हो, डैमेज फाइल कर सकते हो, बट ये उपभोक्ता के नाते सपोज हाँ ठीक है, इन्होंने गुड्स रिलीज कर चुके हैं जिनका इन्होंने पेमेंट दे चुके हैं, एक प्रोडक्ट आ गया, दूसरा प्रोडक्ट आया नहीं है, बट अगर ये वहाँ से नहीं निकला है प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट उसने बोला कि मैं तो दे दिया हूँ, देन ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर इज ऑल्सो लायबल। कहाँ से शुरू हुआ है, सपोज डेस्टिनेशन आपका फलाना जगह दिल्ली में है, मैन्युफैक्चर रहता है गुड़गांव में, गुड़गांव से प्रोडक्ट नहीं निकला तो मैन्युफैक्चर नेचुरल, बिकॉज मैंने मैन्युफैक्चर देके पैसा दिया हूँ, मैंने वो प्रोडक्ट को मेरा पास नहीं आ रहा है, मैं फिर भी दे दूं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है संभव। जी। तो मैन्युफैक्चर भी लायबल होगा अगर वहां से प्रोडक्ट मैंने मैन्युफैक्चर देके दिया। सपोज मैं फलाना सूट लेना चाहता हूँ, मैं मैन्युफैक्चर देखा कि अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, जोडक दे रहा है, वो फलाना दे रहा है, तो मैं उसको लेने के लिए मैं इतना पैसा जमा कर दिया, उनका अकाउंट मेरा पास नहीं पहुंचा, तो सप्लायर, ट्रेडर एज वेल एज द मैन्युफैक्चरर वुड बी आंसरेबल कि क्यों मेरा पास अभी तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचा। जी स्मिता जी, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, ये भी देखें कि ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी थी। कई बार होता है कि जहां से हम सामान खरीद रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर या डीलर है, वही कहते हैं कि कार्टेज हम मतलब भिजवाएंगे या हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो उनकी जिम्मेदारी ज़रूर बनती है। लेकिन अगर सामान खरीदने के बाद उपभोक्ता खुद उसका अरेंजमेंट करके मंगवा रहा है, तो उपभोक्ता की और जो ट्रांसपोर्टर है उनके बीच का मामला फिर ये रह जाता है। और कोई रसीद वो देते हैं, कोई बनती इस तरह की जो फॉर्म या रसीदें जो बनती हैं, उनको भी ध्यान से देखें। लेकिन ये एक बार क्योंकि हर फैक्ट डिफरेंट होता है और माइनर से माइनर चेंज भी जो होते हैं फैक्ट्स में, वो मैटर करते हैं एक डिसीजन लेने में, तो इनको फोरम ज़रूर जाना चाहिए। पूरे अपने जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, वो ज़रूर विस्तार से बताने चाहिए। जी बिल्कुल। यहाँ पर बात हो रही थी कि अब नए कानून में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं और उससे कैसे और ज़्यादा ताकत मिलेगी उपभोक्ता को। तो आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि उपभोक्ता अधिनियम 2019 में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने 8 जुलाई 2019 को लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण बिल 2019 पेश किया। और इस बिल में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, अगर उसकी बात करें तो खरीद में इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या सीधा खरीद, इन सभी तरह के खरीद को शामिल किया गया है। सभी तरह के ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन देन को भी शामिल कर लिया गया है। इसके लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी यानी CCPA का गठन सरकार करेगी और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापन के मामलों को रेगुलेट करेगी। महानिदेशक की अध्यक्षता में CCPA की एक इन्वेस्टिगेशन विंग बनाई जाएगी और संबंधित ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, एंडोर्सर, एडवर्टाइजर, पब्लिशर को सेवा बंद करने या सुधारने का आदेश जारी किया जा सकेगा। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जाएगा और खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं के प्रति उपभोक्ताओं को सेफ्टी नोटिस भी जारी करने का काम CCPA करेगी। इसके अलावा CCPA झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए मैन्युफैक्चरर या एंडोर्सर पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है और दोबारा वही अपराध करने की स्थिति में यह जुर्माना 50 लाख रुपए तक लगाया जा सकता है। वही मैन्युफैक्चरर को 2 वर्ष तक की कैद की सजा भी सुनाई जा सकती है और दोबारा दोषी पाए जाने की स्थिति में 5 साल
तक की सजा का प्रावधान नए बिल में किया गया है। वहीं भ्रामक विज्ञापनों को 3 साल तक बैन करने का अधिकार सीसीपीए को होगा। और जब प्रोडक्ट लायबिलिटी की हम बात करते हैं तो इसमें उत्पाद के मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या विक्रेता की जिम्मेदारी तय होगी और खराब वस्तु या दोषी सेवा के कारण होने वाले नुकसान या चोट के लिए उपभोक्ता को मुआवजा देने का प्रावधान होगा। तो उपभोक्ता को बिल में स्पष्ट खराबी या दोष से जुड़ी कम से कम एक शर्त को कोर्ट में ज़रूर साबित करना होगा। तो हम चर्चा कर रहे थे इस पर, आपने पहले ही कहा था कि इंतज़ार है अब नए बिल का, तो किस तरह से माने कि अब ज़्यादा बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण होगा? जो अमेंडमेंट जो आने वाला है या अप्रूव होने वाला है, क्योंकि वो तो हो चुका है नोटिफिकेशन बैक जी, सेक्शन पर्टिकुलरली जो सेक्शन 16 एंड 21 जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट, एक अच्छा चीज़ जो मेरे को लगता है पर्सनली कि एंडोर्समेंट होता था। आपने पिछले कुछ साल में देखे होंगे सेलिब्रिटीज आते हैं, एंडोर्स करते हैं इस प्रोडक्ट का, ये टूथपेस्ट का, ये फ्लैट का, ये बिल्डर्स का। तो कहीं ना कहीं पर मेरे को लगता है कि जो आम जनता है, आम आदमी है, वो बोलता है कि फलाना एक्टर ने इसको एंडोर्स कर रहे हैं, फलाना क्रिकेटर ने कर रहा है, तो चलो खरीद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये जब अमेंडमेंट आएगा, आपका बैक ऑफ योर माइंड जब आपने एंडोर्स करते हैं तो आपको लगेगा ये मैं करूं या नहीं करूं, प्रॉस एंड कॉन्स अपने डिसाइड करेंगे, तब जाके आगे बढ़ेंगे आज ए सेलिब्रिटी टू एंडोर्स ए प्रोडक्ट। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो कंज्यूमर है वो एटलीस्ट ये लेके नहीं चलेगा यार ये तो एंडोर्स करें, इतने बड़े बड़े एक्टर, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर, इतने बड़े फुटबॉल प्लेयर एंडोर्स करें तो ये अच्छा होगा। तो कोई ब्लाइंड फेथ एंड बिलीफ नहीं रहेगा। एंड जब आपने पेनल्टी इंपोज करेंगे, जैसे आपने बोलेंगे 1 लाख से 5 लाख होगा एंड 5 लाख से 50 लाख सेकेंड ऑफेंस के लिए ये आपको इंपोज किया जाएगा, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पर हमने आगे बढ़ रहे हैं कि डिसिप्लिन सोसाइटी, डिसिप्लिन कंज्यूमर बिहेवियर की तरफ, जहां पर ना मैन्युफैक्चरर ना ट्रेडर ये चांस लेने के लिए सोचेंगे भी कि नहीं मैंने आज किसी को भी बुला के अगर एंडोर्स कर देता मैं कुछ भी बेचूं वो बिक जाएगा बाजार में, ये नहीं होगा। कंज्यूमर भी अवेयर हो जाएगा। और सेकेंडली सबसे जो बड़ी बात है, जो सोर्स है, सोर्स इन द सेंस मैं एक बिल्डर हूं, आज एक बिल्डिंग बना रहा हूं, मैं 3 बार सोचूंगा अगर मैं इसको एंडोर्स कर देने में मेरा प्रोडक्ट नहीं बेच जाएगा, मेरे को क्वालिटी देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली विनर जो है ऑन एनी गिवन डे इज अ कंज्यूमर। सो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हमने ये बोलेंगे कि कंज्यूमर इज एक्चुअली द किंग, नॉट ऑन द पेन एंड पेपर बट इन प्रैक्टिस। जी, और वो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। सोचिए अगर आप किसी दुकान से कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आए, लेकिन जब आप घर आकर उसे यूज़ करते हैं तो पाते हैं कि वो काम ही नहीं कर रहा। आप वापस दुकान वाले के पास जाते हैं और दुकान वाला कहता है कि बिके हुए माल की कोई गारंटी नहीं है। उपभोक्ता उसका स्वयं जिम्मेदार है, और अगर गारंटी वारंटी है तो दुकानदार मैन्युफैक्चरर के पाले में गेंद डाल देते हैं। अब आपकी जेब से तो पैसे चले गए, तो क्या आपकी समस्या का समाधान नहीं है? आइए दिखाते हैं आपको ऐसा ही मामला जिसमें उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा हुई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद का एक संस्थान है भागीरथ सेवा संस्थान, और इसके डायरेक्टर हैं श्री अमिताभ शुक्ल। एक उपभोक्ता के तौर पर अमिताभ शुक्ल को इतनी परेशानी हुई कि उन्हें कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। 2012 में संस्थान के इस्तेमाल के लिए अमिताभ शुक्ल ने 1.5 टन के 2 एसी एक अच्छे इलेक्ट्रॉनिक संस्थान से खरीदे। आगे क्या हुआ, इन्हीं से सुनते हैं। अनफॉर्चुनेटली 3 दिन के बाद से उसमें ट्रबल शुरू हो गई। उसमें आवाज़ आती थी, ठंडक बिल्कुल नहीं थी। तो हम लोगों ने क्रोमा में जाके रिक्वेस्ट करी कि साहब ये हमारी प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल नए एसी हैं, भीषण गर्मी चल रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो क्रोमा वालों ने कहा नहीं साहब आप हिटैची से बात करिए, क्योंकि हिटैची ने आपका है ये, हम लोगों के चक्कर में लंबा लगेगा, आप हिटैची से बात करिए। हम लोगों ने हिटैची में बात करी। उनके यहाँ से 1 हफ्ते बाद एक टेक्नीशियन आया, उसने कहा कि ये साहब ठीक है, थोड़ा सा समय है, नया हमारा ब्रांड आया है, इट विल टेक टाइम बट ये ठीक हो जाएगा। ये करते करते 1 महीना 2 महीना पूरी गर्मी उन्होंने निकाल दी। जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो फिर हम लोगों ने उस मामले को कंज्यूमर कोर्ट दिल्ली में उसमें रिक्वेस्ट करी कि साहब इस पर हमारे को बहुत परेशानी है, ये हमारा बदला जाए। आप भी जब इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं तो गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन अमिताभ शुक्ल एक अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीद कर भी लगातार परेशान हुए, क्योंकि उनकी समस्या का समाधान कंपनी ने नहीं किया। 3 साल तक कंज्यूमर कोर्ट में मामला चला, जिसके बाद कंपनी को गलत सामान बेचने का दोषी पाया गया।
कंप्लेंट सेक्शन 12 में जाती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। वहाँ जज साहब ने दोनों पार्टियों को सुन के एक फ़ैसला दिया, बहुत अच्छा फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा नहीं, एंड दे होल्ड द गिल्टी ऑफ डेफिशिएंट ऑफ सर्विसेज, जिसमें हिताची के ऊपर उन्होंने फाइन भी किया, इनफैक्ट 50,000 अराउंड विद इंटरेस्ट। और इनकी टोटल कॉस्टिंग थी आई थिंक 95,700 समथिंग, एंड जो एंटायर अमाउंट रिफंड के भी ऑर्डर हुए अल्टीमेटली। देन देयर आफ्टर, ये अराउंड जनवरी 16 का ऑर्डर है। देयर आफ्टर सम टाइम 2 or 3 months we filed the execution application under section 25 and 27, बट उसमें फिर ये अपील में चले गए। जो हिताची है, अपील से में उन्होंने स्टे ले लिया। लेटर ऑन जब अपीलेट अथॉरिटी ने भी देखा नहीं ऑर्डर इज़ वेरी मच जेन्युइन, तो उन्होंने उनको भी कहा कि भाई नहीं, ये तो डेफिशिएंसी प्रूव्ड है, इट्स अ प्रूव्ड केस, तो यू हैव टू सेटल। इन फैक्ट अल्टीमेटली दे सेटल दिस इशू and they paid the amount around 1,36,000 and something. अमिताभ शुक्ल ने कंज्यूमर कोर्ट में जाने से पहले कंपनी के सभी स्तर पर शिकायत की थी, लेकिन कहीं से भी राहत नहीं मिली। इस मामले के बाद अमिताभ सजग तो हो गए, लेकिन एक उपभोक्ता के तौर पर उनके विश्वास को भारी ठेस पहुंची। जिस तरीके से ये लोग अपने आप को मार्केटिंग करते हैं कि कस्टमर फ्रेंडली है, बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने 2 AC लिए और हम लोग पोटेंशियल कस्टमर हैं, हम लोग खरीदते रहते हैं। यदि हम लोगों के साथ इन लोगों का इस तरीके का एटीट्यूड है, बहुत ही ख़राब। तो उपभोक्ता के विश्वास को ठेस पहुंचता है इस तरह के मामलों में, क्योंकि वादे की बहुत सारे किए जाते हैं लेकिन उस पर खरे नहीं उतरते। बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसके जद में आती हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं ब्रजेश दिल्ली से, उनका कॉल ले लेते हैं। जी ब्रजेश जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, मेरे को NOC मिलनी चाहिए जी। मेरी गाड़ी क्लियर हुए, मार्च में क्लियर हो गई मेरी गाड़ी जी, और मैं बार बार बैंक के भी चक्कर काट रहा हूँ। बैंक में जाता हूँ तो वो कहते हैं मैनेजर से मिलो। मैनेजर के पास वो जाने नहीं देते, भीतर सिक्योरिटी वाला बैठा, वो कहता वजीरपुर बैठते हैं वो। और उसको कॉल करता हूँ किसी अदर नंबर से, कहता ठीक है, बैक कॉल आती है, और फिर कॉल नहीं आती मेरे पास। आपकी गाड़ी की डिलीवरी नहीं हुई है, पेमेंट आपने कर दी है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, कि गाड़ी मेरे पास है जी। NOC नहीं दे रहे, NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जी जी जी, हाँ। चलिए, क्या ये कंज्यूमर कोर्ट का मामला बनता है इसमें? था जी, ये बनता है। और ऐसे इनके कहने से लग रहा है कि शायद इन्होंने बैंक से लोन वगैरह लिया होगा गाड़ी के लिए जी। और जब लोन की सारी किस्तें रीपे हो जाती हैं तो बैंक की ड्यूटी बनती है एक NOC सर्टिफिकेट इशू करने की। वो बहुत ज़रूरी होता है। RC और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं तभी रिलीज होते हैं गाड़ी के NOC मिलने के बाद। तो अगर बैंक सारी लोन की किश्तें अगर पूरी हो गई हैं, उनके पास आ गया है पूरा पैसा, तो NOC देना बैंक की ड्यूटी बनता है। और अगर इनको अब तक नहीं दिया गया तो डेफिनेटली इनको जाना चाहिए कंज्यूमर जी। बिल्कुल, आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके ज़रूर। बिल्कुल। एक हमारे पास मेल है, VK मित्तल हैं, लिखते हैं कि इन्होंने 32 GB का एक SD ख़रीदा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट से, और पूरी तरह से ये कार्ड, SD कार्ड जो है वो डुप्लीकेट निकला है। तो जहाँ डुप्लीकेसी के मामले होते हैं, नकली चीज़ों के, संग्राम, उसमें कितना लाइबिलिटी बनती है मैन्युफैक्चरर के ऊपर, और राहत किस तरह से मिल सकती है उपभोक्ता को? अगर डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, मेरे को नहीं लगता है कोई मैन्युफैक्चरर जानबूझ के बेचेंगे, फर्स्ट। सेकेंडली, अगर सचमुच उसका नॉलेज में है और डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में, ई-कॉमर्स साइट में अवेलेबल है, तो मैन्युफैक्चरर को 100% लायबिलिटी उसको भी बंद भी करा देना चाहिए। बट ये जो अमेंडमेंट जो आया है कि आपका पेनल्टी, हाँ ठीक है कि आपको इतना मिलेगा, तो ये जो चांस और रिस्क जो लेते थे ना लोग, बोलते हैं कि भैया ये फलाना प्रोडक्ट है, इसको निकाल दो, इसका ये डुप्लीकेट कॉपी है या ये कॉपी प्रोडक्ट है, इसको निकाल दो वेबसाइट में या ई-कॉमर्स साइट में। इट इज़ ईजी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर अगर दुकान में जाके बेचता है तो कोई भी कंज्यूमर आता है, वो चेक करता है, फिर जाके खरीदता है। बट सपोज ई-कॉमर्स से आ रहा है, पैक में आ रहा है, कुरियर वाला बोलता है कि आपने अगर इसको स्क्रैच कर देंगे मैं वापस नहीं लूँगा, तो आपने एक्चुअली प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने का बाद देखते हैं इसका जेन्युइनिटी है या नहीं है जी। तो आपका फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है जब आपका पास प्रोडक्ट आके पहुंच जाता है, रादर देन कि प्रोडक्ट को टेस्ट करके आपने खरीदते हैं। बट अगर ये मैन्युफैक्चरर इन्वॉल्व है, मेरे को लगता है कि इसमें केस बनना चाहिए, और मैन्युफैक्चरर शुड बी द लायबल पर्सन रादर देन एनीबॉडी एल्स। क्योंकि मैन्युफैक्चरर का नॉलेज में ये हो रहा है खुलेआम, अगर आपने एक प्रोडक्ट को, कोई मोबाइल फोन आपने बेच रहे हो, मैन्युफैक्चरर को पता है कि ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है,
तो नेचुरल मैन्युफैक्चर शुड बी लायबल रादर देन एनीबॉडी एल्स। हाँ, अगर ये मैन्युफैक्चर पता नहीं है, कोई सेकेंड हैंड प्रोडक्ट वेबसाइट में बेच रहा है, सपोज आपको अभी कुछ दिन पहले भी आपको पता चला होगा, कोई स्विच वॉच जो बहुत कॉस्टली होता है, तो सेकेंड प्रोडक्ट करके या फर्स्ट कॉपी करके बेच देते हैं वेबसाइट में। तो वेदर द मैन्युफैक्चरर इज लायबल, जो स्विट्जरलैंड में बैठा है? आंसर इज नो, क्योंकि उसको तो पता नहीं है। यहाँ पर तो रेड होना चाहिए जिसने बेच रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पर हमारा जो कानून है उसका अंदर आने के लिए ये आपका टेस्टिंग पीरियड है। सपोज जैसे हाँ ठीक है, आपने केस फाइल कर देना, आज उपभोक्ता जीत जाएंगे, ये नहीं है। आपने जेन्युइन जगह से जेन्युइन प्रोडक्ट ही है, इसीलिए लायबिलिटी या कंपनसेशन आपको मिले, ये तय है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और कॉलर अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अशोक जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी, मध्य प्रदेश से अशोक जी। अशोक जी पूछिए क्या जानना चाहते हैं? टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए अशोक जी, फिर सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी हम सुन पा रहे हैं, पूछिए। हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं एक्चुअली यस्टरडे एक छोटी सी शॉपिंग किया था पंजाब ज्वेलरीज में, इंदौर में। तो उनसे मैंने बोला कि भैया इसको आप वेट कर दो। तो बोले कि सर काफ़ी रश है, इसका वेट ऑलरेडी हुआ पड़ा हुआ है, बट आई हैव अ डाउट। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि उसको लेके मैं कहाँ प्लेस कर सकता हूँ कि भाई बिल के साथ कि मैं जाऊँ और उसका ज्वेलरी का वेट करके किस फोरम में जाके मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? जी चलिए, एक बार जांचना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट इन्होंने लिया है या वो सही है या नहीं। एक और सवाल है मेरा इससे जुड़ा हुआ कि अगर प्रोडक्ट आपने ले लिया और क्या एक बार पेमेंट कर देने के बाद रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं क्रेता और विक्रेता के, या फिर अगर बिल आपके पास है तो वो संबंध जुड़ा हुआ है, आप आगे अपने क्वेरीज रख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, रिश्ते बिल्कुल जुड़े रहते हैं, इसीलिए कंज्यूमर कोर्ट्स बने हैं। अगर वहीं पे रिश्ता खत्म हो जाता तो फिर कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि उन कहीं डिससेटिस्फैक्शन है, कोई परेशानी है या सही सामान नहीं खरीद पाए हैं, तो इसी कोर्ट्स बने हैं इसीलिए, और वो रिश्ता कायम रहता है। जैसे अभी जो ये कॉलर कह रहे थे कि इनको लगता है कि उसका वजन ठीक नहीं है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि उसी ज्वेलर के पास दोबारा जाएं रसीद के साथ और उनसे वेट कराने के लिए कहें। आज शायद रश ना हो उनके पास, तो वो वे करा लें। अगर वो सही वे होता है तो कोई चिंता की बात नहीं। जी पीएन तिवारी जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कंज्यूमर को सामान खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जब भी कोई सामान खरीदा जाता है जिसके लिए आपने पेमेंट देनी है, तो जो उसका विवरण होगा, डिस्क्रिप्शन होगा उस सामान का, चाहे ज्वेलरी है या कोई भी आइटम है, स्पेसिफिकेशन उसमें लिखा होना चाहिए। जी। इसका मतलब है कि जो स्पेसिफिकेशन लिखा है उसके अकॉर्डिंगली आपने पेमेंट किया है। जी। और आपको लगता है लेने के बाद ये स्पेसिफिकेशन ठीक नहीं लग रहा है, ऑब्वियस है कि दुकानदार तो नहीं मानेगा कि साहब इसमें गलती है। उस सिचुएशन में, उस समय जो उपभोक्ता है जिसने पैसे दे के सामान खरीदा है, जी, वो किसी भी गवर्नमेंट लेबोरेटरी से या जहां भी उसका ऑथेंटिकेशन हो सकता है, वहां से उस प्रोडक्ट का वो जांच कराए, उनकी स्पेसिफिकेशन मार्क ले, और वो फिर दिखा सकता है देखो जी आपने ये दिया था और कायदे में ये है। बिल्कुल। या तो इसको आप रिफंड करो जी, और नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल। संग्राम जी, ये आपसे जानना चाहते हैं कि शिकायत करने के लिए पहले तो हम कंपनी को ही अप्रोच करते हैं, लेकिन उस पर भी अगर राहत ना मिले तो किस तरह से सजगता दिखानी चाहिए एक ग्राहक को, क्या करना चाहिए? जो सेफ साइड में आपने सीधा कोर्ट चले जाना नहीं चाहिए मेरा ख्याल से। जी। आपने एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, वो बाय गिविंग ए नोटिस, बाय गिविंग ए ईमेल, जो भी आपने देना चाहते हैं, जो भी कंफर्टेबली कर सकते हैं उसको देना चाहिए। ये भी हो सकता है सारे कंपनी ऐसे नहीं है कि आपको सारे केसेस में आपको कचहरी भी दरवाजा खटखटाना पड़ेगा जहां पर आपको रिलीफ मिलेगा। आप ये भी हो सकता है कि एक कंपनी का रेपुटेशन कहीं गुना ज्यादा है एक कस्टमर से। एक कस्टमर को एक मोबाइल फोन एक्सचेंज करना है, कोई सोना का ये चेंज करना है, मेरे को लगता है कि कोई अच्छा कंपनी ये रिस्क ले नहीं सकता है कि मेरा नाम जो है इतना साल लग गया मैं बनाने में और एक कस्टमर के लिए मैं इसको खो दूं, वो तो पहले रिप्लेस कर देगा। अगर हाँ कहीं ना कहीं पर मेरे को लगता है जहां पर गैप रह जाता है,
गैप क्या रह जाता है, जो कम्युनिकेशन जो कस्टमर ने जो उपभोक्ता ने कन्वे करना चाहता है कंपनी में, वो वहां पर पहुंच नहीं पाता है, जो एक्चुअली जिसका पास पावर है टू सॉल्व विद इन 9 मिनट्स। सपोज फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ये मोबाइल में प्रॉब्लम है, मैं आज एक डायरेक्टर हूँ इस कंपनी का, मैं चाहता हूँ कि ठीक है ये इस चीज़ का हो जाना चाहिए, 10,000 20,000 30,000 की फ़ोन है, उसके लिए आप जैसे कि अभी एक एग्जांपल दे रहे थे कि 1,36,000 उनको देना पड़ा बिकॉज ऑफ द 2 AC, 65,000 के AC है ना। कोई भी कंपनी नहीं चाहेगा कि डबल द अमाउंट दे जाके कोर्ट में, तो फर्स्ट जो इंस्टेंस होगा या फर्स्ट आपको जो स्टेप्स लेना पड़ेगा आज उपभोक्ता, तो आपको आइदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा बाय ईमेल, बाय नोटिस और वर्ड। अगर वो उसको टाइम दे दीजिए 10 दिन 20 दिन 21 दिन जो नॉर्मली होता है कि 2 हफ्ता 3 हफ्ता, अगर वो नहीं करता है तो तभी आपको जाना चाहिए। बट ये मैंडेटरी नहीं है, ये नहीं कि आपको हर किस में करना पड़ेगा। कंज्यूमर फोरम में जाने के लिए आपको कुछ भी चीज जरूरत नहीं है, आपने एक पोस्ट कार्ड में भी लिख के कंज्यूमर फोरम में भेज सकते हैं। अगर उनको लगता है तो उन्होंने अपने आप इसको इश्यू को सॉल्व करेंगे। जी बिल्कुल, और वकील की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे तौर पर अपने अपने स्तर पर अपने केस को रख सकते हैं उपभोक्ता न्यायालय में। हमें उम्मीद है कि आज के विषय ने आपको उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में जागरूक किया होगा। आप सभी कॉलर्स का शुक्रिया हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और आप सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए। आपका कानून में आप किस कानूनी विषय पर जानकारी और समाधान चाहते हैं, ये हमें ज़रूर बताएं। कार्यक्रम से जुड़ी आपकी कोई सलाह हो तो वो भी ज़रूर दें। हमें मेल करें आपका कानून.rstv@gmail.com पर, और इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए भी अपने सुझाव हम तक आप भेज सकते हैं। अगले हफ्ते रविवार 10 बजे हम हाजिर होंगे, और इस बार बात होगी डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा की। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कुछ भी इस तरह का हो रहा हो तो आपके क्या अधिकार हैं और आप कैसे कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, इस पर हम कानूनी राय लेंगे। तो अगले रविवार हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। फिलहाल आपका कानून में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।